बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स का सलूशन अपलोड करता रहता हूं, तो आज की वीडियो में 2025 के सेकंड एनुअल एग्जाम्स में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि एमसीक्यूज कहाँ से बनते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स कैसे आती हैं और उनका क्या सॉल्यूशन लिखना होता है, किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना होता है, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसकी मदद से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम्स में आपने मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। इसके अलावा कमेंट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहे हैं कि सर जो हमारा पीबीए है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता दें कि पीबीए में क्या करना होगा, पेपर कहाँ से बनेगा, कौन से प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं, लिस्ट शेयर कर दें। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल पीबीए के हवाले से भी शेयर कर दूंगा। तो ये वीडियो कंप्लीट लाजमी देखें। इसके अंदर 2025 के सेकेंड एनुअल एग्जाम्स में जो आपका फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सोल्यूशन यहां पर शेयर किया जा रहा है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। इस पेपर में जो सेक्शन ए है इसमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से पहले आपको ये बता दूं कि एमसीक्यूज़ आते कहाँ से हैं। एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक की बेसिक डेफिनेशन, उस टॉपिक का फार्मूला, और वो जो टॉपिक है वो किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। जिस भी लेट्स सपोज आप बात करते हैं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने से टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जो एमसीक्यूज़ हैं आपने ये 3 चीज़ें अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, डेफिनेशन, फार्मूला और फैक्टर्स, तो आपके सब एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। हम इन एमसीक्यूज़ के यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ को की स्टेटमेंट्स पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ या तो डेफिनेशन से रिलेट कर रहा है या फार्मूले से, या फिर तीसरी चीज़ जो फैक्टर है उससे रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले इसका एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। जो क्या यूज़ किया जाता है लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन में। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्टिकल फाइबर। सेकंड एमसीक्यूज़ में एक इक्वेशन दी गई है और इसमें जो एक्स एलिमेंट है उसका नाम पूछा गया है, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोजन। Which one of the following is necessary for simple harmonic motion? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, restoring force. What causes the difference in pitch between two sounds? Option A, their frequencies. MCQs number 5, according to law of reflection, the angle of incidence is equal to angle of reflection. MCQs number 6, what happens when the like charges are brought near each other? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, they repel. MCQs number 7, according to Coulomb's law, F equal to, Coulomb's law का फार्मूला F equal to K Q1 Q2 over R square होता है, तो ये C ऑप्शन करेक्ट है। MCQs number 8, in a conductor keeping its resistance constant, if voltage is increased, the current will, option D, increase. MCQs number 9, which factor increases the resistance of a conductor? Option C, increase in length. MCQs number 10, why are household circuits connected in parallel? Option B, so that each appliance gets full voltage. MCQs number 11, what principle is used in the working of a transformer? Option A, mutual induction. MCQs number 12, cathode ray oscilloscope measures. Option A, electrical signals. तो यहाँ तक सेक्शन ए में एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए। अब हम सेक्शन बी देखते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड, राइट इट्स एसआई यूनिट। टाइम पीरियड से क्या मुराद है, इसका एसआई यूनिट क्या है वो लिखना है। तो इसमें आपने टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख देनी है,
इस तरह के क्वेश्चन में टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखनी होती है, साथ एग्जाम्पल दे दें तो वेल एंड गुड, और इसके अलावा एसआई यूनिट लिखना है। एग्जाम्पल नहीं भी देते तो कम से कम टाइम पीरियड की डेफिनेशन और इसका एसआई यूनिट मस्ट लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का और ऑप्शन, हाउ डज अ फैक्स मशीन वर्क। फैक्स मशीन कैसे वर्क करती है, तो जो बेसिक वर्किंग है फैक्स मशीन की वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 2 से 3 लाइंस में आपने इसकी फैक्स मशीन की वर्किंग लिख देनी है, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपकी ई शीट दी गई होती है, ई शीट की जो लास्ट लाइन होती है उससे नीचे कुछ मत लिखा करें, क्योंकि पेपर जो आपके चेक किए जाते हैं उसमें उस क्वेश्चन का पिक्चर बनाई जाती है, तो पिक्चर बनाते वक्त उस लाइन से नीचे वाला हिस्सा पिक्चर में कैप्चर नहीं होता। तो इसलिए जो आपको गिवन स्पेस होती है, जो आपको हर क्वेश्चन की रेलिवेंट स्पेस दी जाती है, उसी स्पेस में अपना आंसर कंप्लीट किया करें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ब्रीफली डिस्क्राइब कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। नेचर ऑफ साउंड वेव्स के बारे में बताना है कि साउंड वेव्स की नेचर क्या है, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और उसके बाद कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में एक एक लाइन लिख देनी है कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 का और ऑप्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन, मेक इट्स स्केच। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखनी है और इसके साथ साथ इसका जो स्केच है यानी कि ग्राफ है, डायग्राम है, वो आपने बना देना है। सेकंड क्वेश्चन का और ऑप्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ ए लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो लेंस की जो पावर है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसका जो एसआई यूनिट है पावर का वो आपने लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। जो पावर का एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है और 1 डायोप्टर इक्वल होता है 1 पर मीटर के। क्वेश्चन नंबर 3 का और ऑप्शन, हाउ लाउडनेस इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, एक्सप्लेन ब्रीफली। लाउडनेस कैसे रिलेट कर रही होती है एम्पलीट्यूड के साथ, इसको एक्सप्लेन करना है। तो लाउडनेस जो है साउंड की वो डिपेंड कर रही होती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पे। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, और इसकी जो बेसिकली लाउडनेस एम्पलीट्यूड के साथ जो रिलेट करता है वो अपने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन का आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखने के बाद वर्क डन कैलकुलेट करना है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस और जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू वो हमें दी गई है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए W इक्वल टू क्यू डेल्टा V फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के। वैल्यूज पुट की तो वर्क डन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का और ऑप्शन, मेक अ लेबल्ड स्केच ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास स्लैब, जो पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है वो ग्लास स्लैब होता है, और ग्लास स्लैब का कहा गया है कि उसका लेबल्ड स्केच बनाएं जिसमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा हो। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो एज इट इज़ बनानी है। इसमें आप ये ग्लास स्लैब देख सकते हैं, इंसिडेंट रे इंटर हुई दूसरे मीडियम में, ग्लास स्लैब में इंटर हुई तो रिफ्रैक्ट हो गई, और ग्लास स्लैब से बाहर निकली तो इमर्जिंग रे उसको कहते हैं। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी शो किया गया है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ऑफ 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2 connected in parallel, make a sketch as well। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टर्स R1 और R2 की जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है कितनी होगी, और स्केच भी बनाना है। तो 2 रेजिस्टर्स जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो ये उसकी डायग्राम आ गई, R1 और R2 पैरेलल में कनेक्ट हैं,
और इनकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है। इसमें से R इक्वलेंट इक्वल आ जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 के। क्वेश्चन नंबर 5 का और ऑप्शन, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, गिव वन एग्जांपल रिएक्शन एज वेल। न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना है कि वो क्या होता है और इसमें एक एग्जांपल देनी है रिएक्शन की। तो ये आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस क्या होता है, वो 1 से 2 लाइंस में डिस्क्राइब किया और उसके बाद एक एग्जांपल भी दे दी। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 3 सेफ्टी डिवाइसेस यूज्ड इन हाउस होल्ड सर्किट। 3 सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में बताना है जो कि हाउस होल्ड सर्किट में यूज़ की जाती हैं। तो 3 कॉमन सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं जिनको हाउस होल्ड सर्किट में यूज़ किया जाता है, फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर और अर्थिंग जहाँ पर लिखी गई हैं, और भी होती हैं, आप और भी लिख सकते हैं चाहें तो, लेकिन कम से कम 3 आपने लिखनी होती हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये 3 लिख के उनकी एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इनकी वर्किंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 और ऑप्शन, राइट SI यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू साउंड। ये 3 क्वांटिटीज़ हैं जो साउंड से रिलेट कर रही हैं, इनकी SI यूनिट्स लिखने हैं। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो SI यूनिट्स हैं वो ये सामने लिख दी हैं और उस क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि उस क्वांटिटी का बेसिकली मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस्ड EMF। उन फैक्टर्स के बारे में लिखना है जो कि इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें जो फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। 7 का और ऑप्शन, ए बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी एंड ड्राज 2 एम्पेयर करंट, फाइंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में वोल्ट, करंट, आर कैलकुलेट करना है। ओम्स लॉ V इक्वल टू IR यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, जो MCQs हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट की मदद से डाटा विद यूनिट्स कंप्लीट लिखें। अगर उन क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो SI यूनिट नहीं है तो उनको आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें। जैसे अगर ये मिली वोल्ट दिया गया होता तो उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते। फिर फार्मूला प्रॉपर लिखें, जो फार्मूला यूज होना है। स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि फार्मूला लिखते नहीं और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर कर लेते हैं, वो नहीं करना। फार्मूला लिखें, फार्मूला आपको पेपर में दिया गया है, वो फार्मूला लिखना है। आंसर कैलकुलेट करके जो आंसर का यूनिट है वो आपने यूनिट साथ मस्ट लिखना है। यूनिट ना लिखें तो नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू कैथोड रेज बिहेव इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करती हैं। तो कैथोड रेज जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, और जब उनको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो उनके ऊपर फोर्स जो अप्लाई होती है परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर या कर्व्ड पाथ में डिफ्लेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का और ऑप्शन, इफ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। कि अगर कॉपर वायर की लेंथ 1 मीटर हो, डायमीटर 2 मिलीमीटर हो, तो रेजिस्टेंस जो है कॉपर वायर की क्या होगी। तो इसमें लेंथ दी गई है, डायमीटर मिलीमीटर में दिया गया है, इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट किया। डायमीटर की मदद से हमने रेडियस फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें रेडियस रिक्वायर्ड होगा। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हमारे पास 1 × 10⁻³ आ गया। और R की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। R इक्वल टू ρL/A, ये फार्मूला आपको पेपर में दिया गया होगा। फार्मूला आपने लिखना है। एरिया जो है वो πr² के इक्वल होता है। वायर है ना, वायर जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका वो πr² होता है, तो πr² लिखा। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 है। रो जो है
कॉपर की 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू क्यों पुट की? क्योंकि कॉपर वायर यूज़ की जा रही है, तो कॉपर वायर की रेजिस्टेंस जहाँ पर रेजिस्टिविटी पुट करनी है, इसको पुट करने के बाद वैल्यू सॉल्व किया तो ये रेजिस्टेंस आ जाती है 0.00535 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आल्सो। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होती है जिसमें बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव करती है एक फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशन के अक्रॉस, और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी का मोशन के दौरान वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस इस वजह से लगाया गया कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का और ऑप्शन, ड्रा अ सिंबल फॉर एंड गेट आल्सो मेक इट्स ट्रुथ टेबल। एंड गेट का सिंबल बनाना था और इसके लिए जो ट्रुथ टेबल है वो भी बना देना था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, व्हाई डू सम न्यूक्लियाई बिकम रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है और जो न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई वो रेडियो एक्टिव कैसे बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी थी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिविटी की रीज़न क्या है कि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो रेडियो एक्टिव क्यों बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का और ऑप्शन, एनलिस्ट एनी 3 स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस 3 कोई सी भी उनके नाम बताने थे, तो नाम बताने के साथ साथ आप अगर एक लाइन में लिख दें कि वो किस लिए यूज़ होते हैं तो आपके जो इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, उसमें कोई भी मार्क्स आपका 0.5 भी नहीं कटने के चांसेस। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 200 waves pass through a point of medium in 40 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 4 centimeter, calculate the wave speed। कि 200 waves पास हो रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स n की वैल्यू दी गई है, मीडियम से 40 सेकंड में टाइम की वैल्यू है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड f और t कैलकुलेट करना है। वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.04 मीटर आ जाएगा। मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया कि वेव लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, वेव लेंथ बेसिकली डिस्टेंस है। कैलकुलेट दी वेव स्पीड v कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी f इक्वल है n/t के, f इक्वल हो जाएगा n की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई t 40, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है 5 हर्ट्ज। टाइम इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकेंड, और फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है थी तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी ऊपर कैलकुलेट की है, लैम्डा हमें दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि डाटा जो आपको स्टेटमेंट में दिया, स्टेटमेंट की मदद से डाटा लिखें और डाटा पूरा लिखें। जो भी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं तो उसमें क्या करना है कि अगर क्वांटिटीज ऐसा यूनिट में नहीं हैं तो उन क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। दूसरा, पेपर में आपको फार्मूला दिया गया होता है, वो फार्मूला मस्ट लिखें। और तीसरा, उसमें वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व कर लें तो जो आपका आंसर आए उसके साथ यूनिट मस्ट लिखें। यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 0.5 या 1 नंबर कट जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मार्किंग करते वक्त क्या रूब्रिक्स अपनाए गए। क्वेश्चन नंबर 11 का और ऑप्शन, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड 3 फैरेड एंड 4 फैरेड आर connected in series with the external source of voltage 150 volt, calculate the total capacitance। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है। इसमें आपने सबसे पहले स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट कर लेना है। C1 C2 की वैल्यू दी गई है, V की वैल्यू दी गई है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है।
इस न्यूमेरिकल में अगर V की वैल्यू ना भी दी गई हो तो C इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाता है। कैपेसिटर किस में कनेक्ट है? सीरीज में। जब सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्ट हो तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C 1 प्लस 1/C 2 वाला फार्मूला यूज किया जाता है। फार्मूला आपको पेपर में दिया गया होगा, यह फार्मूला आप वहां से पिक करें, इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा। इसके साथ इसका SI यूनिट मस्ट लिखें। कैपेसिटेंस का SI यूनिट फैरेड होता है। तो यहां तक सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो सेक्शन सी है उसकी बात करते हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं। क्वेश्चन 3 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए DC मोटर, आल्सो मेक अ वेल लेबल्ड स्केच। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग DC मोटर की, तो सबसे पहले इसमें आपने ये बताना है कि DC मोटर होती क्या है। नाम भी बताएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जिस भी डिवाइस की या क्वांटिटी की या कोई भी बात की गई होती है तो सबसे पहले उसमें आप क्या किया करें, उसके बारे में लिखा करें कि वो है क्या। वो बताने के बाद कंस्ट्रक्शन DC मोटर की, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद DC मोटर की वर्किंग, ये 3 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी है। अगर आप DC मोटर के बारे में नहीं लिखते तो मिनिमम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मस्ट लिखनी है। ये लिखने के बाद मेक अ वेल लेबल्ड स्केच, तो जो DC मोटर वाला स्केच डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है वो आपने मस्ट यहां पर बनानी है। ये डायग्राम है। इसके बाद क्वेश्चन 3 का और ऑप्शन, ड्रा अ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F एंड एट F। अब बियॉन्ड 2F जो ऑब्जेक्ट है इसमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2F होगा तो उस टाइम पे कन्वेक्स लेंस की मदद से जो इमेज फॉर्म होगा उसकी रे डायग्राम बनानी है और उसका आंसर भी लिखना है कि नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये चीज़ें लिखनी हैं। तो ये आपके पास आंसर है। पहले ए पार्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो डायग्राम बनेगी वो इस तरीके से होगी। इसमें आपने 3 डिफरेंट कलर्स यूज नहीं करने, मैंने इस वजह से किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि पैरेलल रे जब लेंस में से पास होती है तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। ग्रीन वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो डेविएट नहीं होती, स्ट्रेट चली जाती है। और वाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरकर लेंस में से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वहां पे इमेज फॉर्म होता है। अब ये जो इमेज है ये बिटवीन F एंड 2F है, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इसका बी पार्ट एट F था, तो जब ऑब्जेक्ट F पे रखेंगे, ये बी पार्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, तो ये इमेज बनेगा। जो रे डायग्राम बनेगी वो ये बनेगी। इसमें रेज जो हैं वापस में एक्चुअली किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही, तो इसमें इमेज फॉर्म नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, नो इमेजेस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक, ड्रा नीड डायग्राम्स। कि प्रॉपर्टी जो है डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑफ वेव्स की, बेसिकली रिपल टैंक के एक्सपेरिमेंट में जो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है वाटर वेव्स की मदद से, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए डायग्राम ये बना दी है और जो डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स है इसको आपने डिटेल से लिख देना है और इसके साथ साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है रिपल टैंक की मदद से डायफ्रैक्शन कैसे होती है वो भी एक्सप्लेन कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय इको, हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में प्रोड्यूस इको। इको से क्या मुराद है और जो साउंड की रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो कैसे इको प्रोड्यूस करती है। तो इसमें इको की डेफिनेशन लिखनी थी और इसके बाद जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, यानी कि जब साउंड टकरा कर आता है कि एक मीडियम में ट्रैवल करता हुआ दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आता है, तो उसकी मदद से इको कैसे होती है वह एक्सप्लेन कर देना था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स फार्मूला एंड SI यूनिट, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है, फार्मूला लिखना है, SI यूनिट लिखना है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at a point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at the point in an electric field. It indicates the strength of the electric field. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख दी, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और राइट इट्स फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा, SI यूनिट लिखा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी लिख देनी है। ठीक है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, पार्ट्स में दिया गया हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फार्मूला क्या है, SI यूनिट क्या है और डायरेक्शन क्या है, तो उसको आप प्रॉपर हेडिंग्स की सूरत में लिखा करें। क्वेश्चन को देख लिया करें, जितने क्वेश्चंस के हिस्से हैं हर एक हिस्से की एक प्रॉपर हेडिंग बनाकर उसको सॉल्व किया करें। क्वेश्चन नंबर 5 का और ऑप्शन, व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, एक्सप्लेन देयर यूज इन कार्बन डेटिंग। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और कार्बन डेटिंग में उनको कैसे यूज किया जाता है। तो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में लिखना था, इनकी डेफिनेशन, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यूज इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में जो है वो रेडियो आइसोटोप्स को कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसमें कार्बन 14 यूज़ की जाती है फॉसिल फ्यूल्स की एज मेजर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, enlist the components of cathode ray oscilloscope, show the construction of CRO with the help of neat label diagram। लिस्ट बनानी है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे लिस्ट बनाने के साथ साथ यानी कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, जैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती क्या है, और उसके बाद जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन है उसका पर्पस क्या है, कंट्रोल ग्रिड है उसका पर्पस क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पर्पस क्या होता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का पर्पस क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब का पर्पस क्या है, और टाइम बेस्ड सर्किट है उसका पर्पस क्या है। ये करने के बाद कहा गया था कि शो दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी CRO। तो CRO की जो डायग्राम है वो इसमें आपने ड्रॉ करनी है। लास्ट क्वेश्चन का और ऑप्शन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200 वाट ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब एंड इट्स रेजिस्टेंस, आल्सो फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन टन आवर्स ऑफ ऑपरेशन एंड इट्स कॉस्ट इफ 1 किलोवाट इक्वल टू रस 40। कि इलेक्ट्रिक बल्ब 200 वाट पे ऑपरेट कर रहा है, 200 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, करंट जो उस बल्ब से गुजरेगा वो कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है जो कि 10 आवर्स में कंज्यूम होगी, और कॉस्ट इफ 1 किलोवाट इक्वल टू रस 40। तो इसमें बेसिकली है क्या कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करना है। आप स्टार्ट दिया करें, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200 वाट, वाट पावर का यूनिट होता है, तो ये हमें पावर दी गई है 200 वाट, ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट, वोल्टेज V 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब एंड इट्स रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस I और R कैलकुलेट करना है, आल्सो फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड E कैलकुलेट करना है, इन 10 आवर्स, टाइम 10 आवर की दिया गया है, और कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू रस 40, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर रस 40। अब इसमें जो है ना, अगर आप इस टाइम को ऐसे यूनिट सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर ये भी आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, वो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसकी बजाय आप क्या करें, इसको आवर्स में रखें और इसको भी आवर्स में रखें। फाइनल आंसर है उसको हम आवर्स में ही लिख देंगे, क्योंकि नहीं कहा गया कि आप सेकंड्स में कैलकुलेट करें। तो हम क्या करते हैं इसमें सोल्यूशन, सबसे पहले P इक्वल टू VI के फार्मूले से I कैलकुलेट करेंगे, फिर P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R के फार्मूले से R कैलकुलेट करेंगे, और E कैलकुलेट करने के लिए P इक्वल होता है E बाई टी के, या E इक्वल टू PT का फार्मूला यूज करके जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और एट दी एंड कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 40 है तो 2 किलोवाट आवर की कॉस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 40 80 होगी। तो आपने, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता रहा हूँ, स्टेटमेंट की मदद से प्रॉपर डाटा लिखा करें विद यूनिट्स। सॉल्यूशन में जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला आपने मस्ट लिखना है, फार्मूला लिखे बगैर आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व नहीं करना। स्टूडेंट्स अक्सर ये काम करते हैं कि फार्मूला लिखते ही नहीं है, कि पेपर में दिया गया है तो बस वैल्यूज पुट करें और आंसर फाइंड कर लें। ये काम नहीं करना, फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें, जो आपका आंसर आए आंसर के साथ यूनिट मस्ट लिखें। यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसका नंबर कटेगा।
तो यहाँ तक हमारे पास जो 2025 में सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स हुए उसमें फ़िज़िक्स के पेपर का सलूशन था। मज़ीद अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स या आपकी बुक के जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विज़िट करें। आपको यहाँ पर ये तमाम मटेरियल मिलेंगे। इसके अलावा जो अभी फेडरल बोर्ड 9th-10th के फाइनल पेपर्स होने हैं उन पेपर्स की आंसर की भी इस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे अपलोड कर दी जाएगी। तो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।